आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त है कहानी कुर्सी की का। हमारे साथ स्टूडियो में रोज की तरह खास मेहमान मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, चंद्रचूड़ सिंह जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले बात करेंगे कहानी कुर्सी की में राम मंदिर की। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, एसआईटी इसकी जांच कर रही है और एसआईटी की जांच का 6वां दिन है। 15 दिन में एसआईटी को रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपनी है। आज भी एसआईटी राम मंदिर के पदाधिकारियों से पूछताछ करेगी। कल अनिल मिश्रा से करीब 3 घंटे की पूछताछ हुई। एसआईटी ने पाया है कि राम मंदिर में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन नहीं किया गया। मंदिर में काम करने वाले लोगों को निश्चित जिम्मेदारी आधिकारिक रूप से नहीं दी गई थी, सिर्फ मौखिक आदेश चल रहे थे। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी घोटाले में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव की गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी सहयोगी टिन्नू यादव पर एसआईटी बड़े एक्शन की तैयारी में है। लवकुश मिश्रा पहले से एसआईटी की हिरासत में है। टिन्नू यादव पर राम मंदिर के दान पात्र और चढ़ावे से करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लगा है। इस बीच एक और बड़ा आरोप सामने आया है जो लगाया गया है मंदिर निर्माण से जुड़े एक पूर्व इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने। दीनानाथ वर्मा का आरोप है कि चढ़ावे में चोरी का खेल तो अब शुरू हुआ है, लेकिन पैसों की हेराफेरी और कमीशन खोरी तो मंदिर निर्माण शुरू होने के साथ ही शुरू हो गई थी। पूर्व इंजीनियर ने दावा किया है कि अनिल मिश्रा को मंदिर के वित्तीय मामलों की जिम्मेदारी दी गई और अनिल मिश्रा ने हर काम में 40% कमीशन लेना शुरू कर दिया। बहुत बड़ी चोरी हुई है और दान पात्र की चोरी तो बहुत कम है। सबसे ज्यादा निर्माण कार्य में चोरी हुई है। पूरे मंदिर को लूट लिया गया है। मैं कह रहा हूं कि जो मंदिर का निर्माण कार्य हुआ है उसकी शुरुआत से लेकर के और लास्ट तक लूट ही लूट हुई है। और इस लूट के सरगना थे अनिल मिश्रा, टिन्नू यादव, और धन जो लूटा गया है उसके सरदार थे आप बैंक के रत्नेश चतुर्वेदी। जब उसमें निर्माण कार्य शुरू हुआ तो जो मटेरियल खरीदारी होने लगी, तो जैसे लकड़ी का काम एक पंडित जी करते थे, वहां पे सरजू घाट के पास उनका कारखाना था लकड़ी का, वहां से वो बना के लाते थे, देते थे। उनसे रेट चंपत जी के सामने तय किया गया, रजिस्टर पर लिखा गया, दस्तखत हुए उनके मेरे, और जब बिल आया तो डेढ़ा आया। मैंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी ये बिल कैसे डेढ़ा हो गया, तो बताया कि वो बीरेन्द्र बाबू जो कैशियर है उन्होंने बढ़वा दिया है। मैं ले गया चंपत जी के पास कि भाई साहब आपके सामने तो ये रेट तय हुआ था, रजिस्टर में लिखा है और बिल इतने का आया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको खत्म करो या क्या करो, उन्होंने कहा जाने दीजिए, बताया अयोध्या के लोग सब चोर हैं। देखिए, पूर्व इंजीनियर कह रहे हैं कि सब चोर हैं, सबने चोरी की है। चंदा का खेल तो अब सामने आया है। दरअसल चोरी तो बहुत पहले से ही शुरू हो गई है। बहुत गंभीर आरोप है, एसआईटी जांच कर रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को देखकर हर्षवर्धन जी क्या कहा जा सकता है? सिर्फ यही कि राम नाम की लूट तो हमने सुना था, लेकिन ये तो राम के नाम पर चंदे की लूट, कमीशन की लूट, सब कुछ चल रहा था, खुलेआम चल रहा था राम मंदिर में। नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये एक तरह से हम कहें कि कई बार हम लोग बात करते हैं ना कि कैसे देश इतना पीछे रह गया। हमारे पास सब कुछ था, हम इतने क्षमतावान लोग हैं, इतने निर्दोष भाव से, इतने जिसको कहें कि अंदर के सब एक जो श्रेष्ठ भावना होती है उससे जाकर हम दान कर देते हैं, चंदा कर देते हैं। त्याग वाला समाज है और उसमें ऐसे भ्रष्ट, ऐसे नीच, ऐसे पापी, ऐसे कुकर्मी जब होते हैं तो इसीलिए समझ में आता है कि देश हम कहां खड़ा हुआ है। राम मंदिर से कोई चंदा चोरी कर सकता है? राम मंदिर में दिए गए दान में कोई गबन कर सकता है? ये तो कोई मतलब इसको कोड़ होगा ऐसे लोगों को। मैं बड़ा स्पष्टता से कोड़ होगा। अगर किसी भी तरह से इनको दंड नहीं मिला, ये एसआईटी नहीं दे, पुलिस नहीं दे, सरकार नहीं दे, कोई भी नहीं दे, तो भी इनको कोड़ होगा इन पापियों को। और आप जरा सोचिए, हम आप जो बात कर रहे हैं वो एकदम अलग है, थोड़ा सा अलग तरह से बात करते हैं। जो अयोध्या में लाइन में राम पथ पर खड़ा होता है, जो देश के किसी हिस्से से चलकर पहुंचता है, जिसके लिए ट्रेन का टिकट कटाना भी बड़ा संकट का काम होता है, जिसके लिए 739 का टिकट, 1235 का टिकट, 3000 का टिकट, और वो लाइन में खड़ा रहता है।
कोई वीआईपी नहीं लगाता, किसी को फोन नहीं करता, किसी जरिए से जल्दी नहीं जाता। 5 घंटे, 7 घंटे, 3 घंटे वो खड़ा हुआ और जाकर वो सिर्फ प्रभु राम के दर्शन करता, जो उसकी मुट्ठी में डाली। इन नीच लोगों ने उसका गबन कर लिया है, उसका हरण कर लिया है। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो कुछ अभी हो रहा है, ये बिल्कुल हमें संतुष्ट नहीं कर रहा है। एक हिंदू के तौर पर, एक भारत के नागरिक के तौर पर, राम मंदिर को पूरी आस्था के साथ जीने के तौर पर हम तो शिलान्यास से पहले, शिलान्यास के बाद, लोकार्पण से पहले, लोकार्पण के बाद सब दर्शन किए। और मैं आपको बताऊं, मैं अपने मन की एक बात बताता हूं, मैं हनुमानगढ़ी के अलावा जाता नहीं था रामलला के दर्शन करने, क्योंकि सीखचों में राम पसंद नहीं थे। बाहर से जाकर हाथ जोड़कर चलाता था वो इलायची वाला प्रसाद। जब 19 वाला आ गया तो मैं पहली बार उस सीखचों में होते हुए गया और देख के लगा कि कैसी देश की राजनीति थी, कैसी घटिया राजनीति थी, कैसे घटिया राजनेता थे कि इस पर भी अदालत में गए। और इस देश के मुसलमान भी कैसे थे कि उन्होंने इस मामले पर भी इतनी लड़ाई लड़ी। लेकिन इस सब के बाद जो भव्य दिव्य राम मंदिर बना, अगर उसमें यह सब हो रहा है तो यह महापाप बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और अभी तक जो कुछ भी कहा जा रहा है उस पर संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। देखिए, तो आपकी हमारी भावनाएं, देश के करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं, उन आस्थावान लोगों की भावनाएं हैं जो राम मंदिर जाते हैं आस्था के साथ। लेकिन यहां मैनेजमेंट पर सवाल है, यहां सरकार के रोल पर सवाल है, यहां उस कमेटी पर सवाल है, हर लेयर पर सवाल है कि आखिरकार वो कर क्या रहे थे। वो राम मंदिर जो कि हिंदुओं की प्रतिष्ठा है, वो राम मंदिर जो कि हिंदुओं की आस्था है, जिसके लिए इतने वर्षों की लड़ाई लड़नी पड़ी, और जब भव्य राम मंदिर बना तो समीर जी ये करके दिखाया। ऐसे राम मंदिर हमने बनाया कि जहां हर लेवल पर आपने चोरी कर ली। जब राम मंदिर बन रहा था तब आप चोरी कर रहे थे, जमीन घोटाले के आरोप आप पर लग चुके हैं, और जब मंदिर बन गया, हिंदुओं ने आना शुरू किया, तो आप जो आस्था में चढ़ाया हुआ चंदा है उस पर भी डाका डाल रहे हैं। प्राची, सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि अभी तक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को भंग क्यों नहीं किया, उस ट्रस्ट को भंग क्यों नहीं किया गया अभी तक, इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी। और अभी तक वहाँ पर जो जिम्मेदार लोग बैठे थे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वहाँ पर व्यवस्था सुनिश्चित करे, सब ढंग से हो, ईमानदारी से काम हो, पारदर्शिता काम हो, कोई अनैतिक काम ना हो, कोई अधर्म का काम ना हो, कोई अनीति ना हो, उन लोगों ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ये वहाँ पर ऐसा कौन सा खोटा सिक्का है? राम मंदिर में कौन रावण बैठा हुआ है? ये लोग तो वही है, और उसी समय से चले आ रहे हैं। जब मुगलों ने आक्रमण किया तो जिन्होंने अपने देश से गद्दारी करके मुगलों का साथ दिया, जब अंग्रेज देश में आए तो जिन्होंने अपने देश के साथ गद्दारी करके अंग्रेजों का साथ दिया। ये वही लोग हैं कि जिन्होंने कोरोना के समय नकली वैक्सीन बनाने का काम किया। ये वही लोग हैं कि अब जब मंदिर बना तो मंदिर में जिस तरीके से दान की उन्होंने चोरी की, ये नियत की खोट है। ये जो रावण वहां बैठे हुए हर रूप में, किसी ना किसी रूप में, जिन्होंने समाज को खोखले करने का, लोगों की भावनाओं का करने का, लोगों की मजबूरी का, लोगों की भावनाओं को खरीदने का, बेचने का, उससे अपना आर्थिक हित साधने का काम किया, ये वही लोग वहां बैठे हुए। ठीक है, अब योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी बना दी, लेकिन इस एसआईटी का क्या मतलब है कि जो एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, और एसआईटी तो वैसे भी किसी रिटायर्ड जज के नेतृत्व में बनती है ना। 3 वर्किंग अधिकारी आपने एसआईटी में बना दिए, 6 दिन एसआईटी की जांच को हुए। एसआईटी ने अभी कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया, कोई गिरफ्तारी नहीं की, एसआईटी ने अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। जब एफआईआर दर्ज नहीं तो एसआईटी किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। आप लगातार पूछताछ कर रहे हो। योगी जी ने कहा है कि भाई 15 दिन में दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है कि अभी चंदे चोरी का आ रहा था, अब निर्माण का आ रहा है, कि निर्माण के समय से ये चला आ रहा है। एक संगठित गिरोह राम मंदिर के अंदर काम करता रहा। ये गिरोह वहां पर बैठा हुआ है जिसने पूरे प्रभु राम को के नाम पर जिसने चंदा लूटा। और मुझे लग रहा है कि ये पूरे हिंदुओं की आस्था के साथ नहीं, हर भारतीय नागरिक की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। और जब भी राम मंदिर का नाम आएगा उस समय चंदा चोरी का जिक्र आएगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 500 साल की तपस्या के बाद जो राम मंदिर बना, उसके साथ इस तरीके से लोग जुड़ गए कि जिन्होंने न राम को देखा, न लोगों की आस्थाओं को देखा, और अपने धर्म को बेचने का काम जिन लोगों ने किया, प्रभु राम को बेचने का काम किया। और अभी तक इस मामले में लेकर मुझे उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी का बयान आएगा। प्रधानमंत्री मोदी को इस पर बयान देना चाहिए था। इस मामले पर इतना आ गया है, प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्र के नाम संबोधन करना चाहिए था इस मामले को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी, संघ प्रमुख मोहन भागवत की चुप्पी क्यों है इस मामले को लेकर? संघ के लोग वहां बैठे, मोहन भागवत को उसमें बयान देना चाहिए था। मोहन जी अगर नहीं दे रहे तो संघ के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर का इसके संदर्भ में बयान आया। सबने अपनी चुनी हुई चुप्पी चुन ली है। पूरा देश देख रहा है कि जब बोलने की बारी थी तब सब चुप रहे। नहीं, अब तो सब कुछ एसआईटी पर छोड़ दिया है ना। आप जितने भी जिम्मेदार लोगों से बात करें वो सिर्फ एक ही रटा रटाया बयान देते हैं कि एसआईटी की जांच हमने दे तो दी है, एसआईटी जांच कर तो रही है, 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन विजय जी, इस बात का जवाब कौन देगा? ये सालों से हो कैसे रहा था? राम मंदिर में सब कुछ हो रहा था, आंखें बंद थी या जानबूझ के आंखें बंद कर ली थी? सब कुछ दिख रहा था या देखने की कोशिश कभी नहीं की गई?
प्राची जी, हर्ष जी ने जिस तरह से उसकी नैतिक और धार्मिक पहलू पर चर्चा की और उनकी जो व्यथा है ना, वो आमतौर पर इतना गुस्से में नहीं बोलते। वो व्यथा एक हिंदू की, एक भारतीय की, एक राम भक्त की है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाता। वो तो है ही महत्वपूर्ण बात, आस्था की चोरी है, हम इसको कह रहे हैं, विश्वास की चोरी है, भरोसे की चोरी है। मैं इसके लीगल एंगल पर जाता हूँ। ये मंदिर उन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बना जो कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। क्या वो सिर्फ नारा है? क्या वो सिर्फ नारा है जिस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उस मंदिर का निर्माण हुआ और वहाँ पर हर आदमी उसको पैसा खाने में लगा हुआ है, लूट करने में लगा हुआ है। और ये चर्चा पहले भी हुई थी, जब अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो रहा था तब भी इस बात पर हुई थी कि ज़मीन को लेकर भी, खरीद फरोख्त को लेकर बहुत बड़ी बातें हुई थी। उससे पहले भी कई मामलों में मैं तो ये राम जन्मभूमि आंदोलन से 85 से करीब करीब जुड़ा हूँ और मैंने वो वाला मंदिर भी देखा जो मस्जिद वाले ढांचे में बना हुआ था, वहाँ से लेकर अभी तक। फिर और मैं तो वहाँ भी जाता रहा जहाँ जंगले में थे, जहाँ हर्ष जी नहीं गए, नेपाल में थे, टेंट में थे, वहाँ भी जाता रहा। फिर बनने का भी, और सारे वो कार सेवा भी मैंने देखे जब गोलियाँ चलाई गई कार सेवकों पर। लेकिन वो इशू अलग है। आज है लीगल इशू और अपराध का इशू कि क्या ये अपराध हुआ है कि नहीं हुआ। कौन इस सरकार में बैठा हुआ ये मान रहा है कि अपराध हुआ? कोई नहीं मान रहा। और चुप्पी का बात समीर जी ने बड़े अच्छे से जिक्र कर दी कि जितने लोगों को बोलना चाहिए था। उदय प्रकाश जी की कविता मुझे याद आती है कि मरा हुआ आदमी कुछ नहीं बोलता, मरा हुआ आदमी कुछ नहीं बोलता, मरा हुआ आदमी कुछ नहीं सुनता। और जब आदमी बोलता नहीं है, सुनता नहीं है, तो मर जाता है। समझे? तो यहाँ ये जो चुप्पी है बड़ी हैरानी वाली है। और वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके लिए हम लगातार पिछले 7 साल से कहते रहे कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उनको सबसे बड़ा तमगा दिया जाता है कि लगातार वो लॉ एंड ऑर्डर पर काम करते हैं। यहाँ कहाँ लॉ एंड ऑर्डर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है? किसकी गिरफ्तारी हुई है? जिस मुख्यमंत्री के राज में 1 मिनट नहीं लगता गिरफ्तारी करने में, जिस मुख्यमंत्री के राज में 1 मिनट नहीं लगता अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाने में। मैं बुलडोजर का विरोध करता रहा हूँ, लेकिन मैं उन मुख्यमंत्री जी का जिक्र कर रहा हूँ जो बुलडोजर चलाने में 1 मिनट नहीं लगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी कल आए वहाँ राम मंदिर में, और जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय जी, उनको दूर रखा गया उनके आदेश पर। तो इसका मतलब उनका इशारा भी तो कुछ होगा। और अगर वो जानते हैं मुख्यमंत्री, तो किसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? मुझे नहीं पता कौन लोग शामिल हैं, नहीं है, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? क्यों नृपेंद्र मिश्रा जी, जो प्रधानमंत्री जी के सबसे करीबी लोग रहे और श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष रहे, उनको भेजा गया? क्या बचाव के लिए भेजा गया? सफाई के लिए भेजा गया? और ये मामला आप चुप रह जाएंगे, लोग तो चुप नहीं रहेंगे ना, लोग चुप नहीं रहेंगे। और कल भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि ये श्री राम मंदिर वो है जहाँ मर्यादा में श्री राम धोबी के कहने पर माँ सीता की अग्नि परीक्षा करते हैं। यहाँ तो हजारों लाखों लोग आपके पर संदेह कर रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और वो लोग, और सर्टिफिकेट देने की जरूरत, मुझे हैरानी इस बात पर भी हो रही बहुत सारे। मैं सम्मान के साथ कह रहा हूँ कि हम कौन होते हैं चंपत राय जी को सर्टिफिकेट देने वाले कि वो अच्छे हैं खराब है? बिल्कुल ठीक है ना, वो अच्छे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा खराब है, लेकिन इस सर्टिफिकेट की क्यों जरूरत पड़ रही है? इस सब पर भी चर्चा होनी चाहिए। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को क्यों नहीं भंग किया गया? क्यों अभी तक बनाए रखा गया है? जो भी लोग हैं ऊपर से नीचे तक, क्यों नहीं बदला जा रहा उनको? सर, अभी तो छोटे छोटे किरदार हैं जिनके नाम हमारे सामने आ रहे हैं। और सब छोटे लोग हैं, उनको बचाने की बड़ी एक्सरसाइज है। ये सब छोड़ दें। देश में जिन तुलसी बाबा की वजह से राम घर घर में, राम हर जुबान पर, राम हर मस्तिष्क में, राम हर मन में, राम हर त्योहार में, राम हर विचार में, हर प्रकार से मौजूद हैं, उनकी कही चौपाई भी इन लोगों ने, इन पापियों ने एकदम से ध्वस्त कर दिया। वो तो कह रहे थे ना कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। कौन से धर्म का पालन हो रहा है? कौन सी नीति का पालन हो रहा है? और अगर इसके बावजूद कोई खड़ा होकर कहे कि नहीं नहीं, इस पर तो बात इसलिए नहीं करनी है क्योंकि पॉलिटिकल हो जाएगा। अरे जो पॉलिटिकल कर रहे होंगे उनको तो उसका दंड मिल ही रहा है, वो मिलेगा ही। लेकिन अगर इसकी बात नहीं होगी तो यकीन मानिए कोई भी आस्थावान हिंदू वो ईमानदार देश में नहीं रह जाएगा। इसकी बात करनी पड़ेगी, इसके पापियों को सजा दिलानी पड़ेगी। और मैं जिसको बार बार कहता हूं कि ये अगर कानून सजा नहीं देगा तो सजा तो मिलनी तय। कानून को भी करना पड़ेगा कि वो राम भक्त हैं, जो लोग कानून का एक तरह से जिनके ऊपर जिम्मा है, जिनके ऊपर ये सब कुछ। हम लोग तो बात कर ही रहे हैं, अपराधियों को पापी कहकर स्पेस नहीं देना चाहता, माफी चाहता हूं। मैं अपराधियों को पापी कहकर स्पेस नहीं देना चाहता कि पाप का जो फैसला होगा वो हो जाएगा।
उन्हें ये अभी व्यवस्था तो देश में कानून व्यवस्था का राज है। सर हम सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को सवाल उठाकर उन पर काम करना चाहिए वो लोग तो काम करते हुए दिख नहीं रहे ना। आई वॉश लग रहा है नहीं SIT का नहीं, गठन कर। ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पिछले 3-4 दिन से 5 दिन से तो मैं ही देख रहा हूँ कि लगातार मीडिया में प्रश्न उठ रहे हैं। आप तो जरूर उठा रहे हैं, इंडिया टीवी इस प्रश्न को उठा रहा है, तो ये प्रश्न उठ रहा है, उसके उठने के बाद ही कई प्रकार के विचार आए। जहाँ तक सवाल हर्ष जी हैं, हमारे समीर जी हैं, विजय जी, ये सब सम्मानित लोग हैं और वरिष्ठ लोग हैं, और अगर इनकी भावनाएं, ये जो जिन भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं वो जन भावनाएं ही हैं, क्योंकि जन भावनाओं की अभिव्यक्ति हो रही है। रहा सवाल ट्रस्ट का, तो ये भी तय है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से बना, प्रधानमंत्री कार्यालय के सुपरविजन में बना, तो ये अपेक्षित है कि चूंकि हमारे प्रधानमंत्री माने जाते हैं इन चीजों के लिए, अपनी विश्वसनीयता के लिए माने जाते हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए माने जाते हैं, तो ये भी प्रश्न उठ रहा है कि भाई उनकी क्यों नहीं, वो क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं इस पे। लगातार पिछले कई दिनों से वो वैसे भी विदेश यात्रा पर हैं, आएंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि इस पर कुछ न कुछ उनकी तरफ से भी आएगा। सर उड़ीसा और बंगाल दौरे पर। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब है कि वो उस पर बोलेंगे, लेकिन उससे पहले प्रक्रियाएं चल रही हैं। प्रक्रियाओं की समाप्ति के बाद ही, देखिए ये समझ लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसको पाप और पुण्य के रूप में हम देख सकते हैं, परंतु ये है चोरी, और चोरी पर भी ये अभी आरोप है, डकैती कह लीजिए, चोरी कर लीजिए, ये आरोप है। और सवाल ये है कि ये कहा जाता है कि भाई भले ही 100 बेनों किसी इनोसेंट आदमी पर कोई ऐसा आरोप, कोई दोषी ना हो जाए, तो इसलिए एक विधि सम्मत प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया चल रही है। उस प्रक्रिया के सर आप नहीं चाशनी में लपेट के चाशनी में लपेट बचाने की कोशिश आप, अच्छा, ये तो फिर क्या हम, ये आरोप लग गए हैं, जांच हो रही है, SIT बन गई है, बिना जांच के अरे भाई उनको अभी साइड स्टेप ही तो कर सकते हैं। कुछ पंक्तियां मैं बोल दूं, अब चूंकि प्रोफेसर साहब ने बोल दिया, आरोप भर नहीं है ना भाई। अब तो इसको योगी जी कह रहे हैं ना, अब तो SIT जांच कर रही है ना। अब तो नृपेंद्र मिश्रा ने इंटरव्यू देकर कहा ना कि निगरानी में गड़बड़ हुई, निगरानी शून्य थी, निष्ठा पर सवाल नहीं है। डाका पड़ा है, बोला अभी आरोप नहीं है, डाका पड़ा है। और मैं जो बार बार चोरी के साथ पाप शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसको गंभीरता से समझिए। चोरी तो कोई भी कहीं से पैसा चुरा लिया, उसके मन में विकृत विचार आया। राम मंदिर में दान जो जाता है, राम मंदिर में जो अपनी आस्था इस लिहाज से चढ़ाता है कि हमने ये अपनी अर्जित की हुई संपत्ति, अर्जित किया हुआ धन, अर्जित किया हुआ गहना दिया, हमको ईश्वर समृद्धि देंगे, ये हिंदू भाव को समझना बड़ा जरूरी। नहीं, ये सामान्य नहीं है। हर्ष जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं उस पर कहीं जा ही नहीं रहा हूं। मैं तो इसका जवाब दे रहा था कि जिनकी चुप्पी, जिस विशेष व्यक्तियों के लिए नाम लिया जा रहा था कि भाई श्रद्धेय मोहन भागवत जी का नाम लिया गया, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का भी नाम लिया गया, मैं उसकी बात कह रहा हूं। देखिए, उस पर मैं कह रहा हूं कि उस पर वो क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, या बोले कि नहीं बोले, इसको छोड़ दीजिए। एक आदमी की गिरफ्तारी हुई, मैं एक लिमिटेड पॉइंट कह रहा था। एक आदमी की गिरफ्तारी हुई क्या? और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि ये कौन सी जांच होगी कि जिनके रहते संदेह पैदा हुआ वो रह रहे हैं, उनको नहीं रहना चाहिए। एक लाइन की बात, बिल्कुल सही। और अगर इतनी सामान्य सी बात नहीं समझ में आ रही, और एक बात मैं और कह दूं, कई बार लगता है कि चलो हर चीज चलता रहेगा, धैर्य में हो जाएगा, छूट जाएगा, अरे फिर कुछ दिन बाद लोग भूल जाएंगे। ऐसा होता नहीं। ये उनसे ये भावनाओं पर चोट पहुंचती है, ये तो ऐसा नहीं होता, बहुत लंबे समय तक विद्यमान रहता है। ये उनसे अपेक्षित है कि वो वहां से फिलहाल अपने आप को साइड स्टेप कर लें। ये उनसे अपेक्षित है कि वो उस न्यास से क्या करेंगे जिनकी निगरानी में सब कुछ हो गया, उन्हें तो हटाना ही पड़ेगा, तब जाकर कोई बात बनेगी। और जैसे हम कह रहे हैं कि बातें भूली नहीं जाती हैं, कैसा ही मसला है रीनीट का, बच्चों के ट्रस्ट पर जिस तरीके से हमला हुआ या बच्चों के भविष्य पर जिस तरीके से हमला हुआ, उसे रीबिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। कल को रीनीट का एग्जाम है, उससे पहले आज मॉक ड्रिल का बिगुल बज चुका है, ग्राउंड पर रियलिटी चेक हो रहा है। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए कल सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है, जिसको लेकर देश के 551 शहरों में मॉक ड्रिल का सायरन बजने जा रहा है। थोड़ी देर में एक साथ 5000 से ज्यादा सेंटर्स पर तैयारियों का सायरन बजने वाला है। सबसे बड़ा मॉक ड्रिल कंडक्ट किया जा रहा है। 2 से 2.5 लाख सुरक्षा कर्मी फुल प्रूफ सिक्योरिटी का मल्टी लेयर घेरा बनाकर युद्ध स्तर पर तैयार हैं। एनटीए की तरफ से अपॉइंट 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और 6669 ऑब्जर्वर अभी से मैदान में उतर गए हैं। हर सेंटर पर जाकर सीसीटीवी कैमरा, जैमर की व्यवस्था, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को लेकर तैयारियां चेक हो रही हैं।
22 लाख से ज्यादा छात्रों को एग्जाम दिलाने के लिए तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर सेंटर्स पर पेपर डिप्लॉय कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह से पेपर लीक के चांस की गुंजाइश ना रहे। पेपर को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। एग्जाम कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक रहेगा। जो 15 मिनट का टाइम है वो थोड़ा अलग से दिया गया, एक्स्ट्रा दिया गया है छात्रों को ताकि उनको परेशानी ना हो। लेकिन ये तमाम कवायदें, जो तमाम कोशिशें की जा रही हैं विजय जी, इसीलिए की जा रही हैं कि जो साख पर बट्टा लगा है वो दोबारा ना लग जाए। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिन छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाता है वो फिर से ना लटके। कितनी बड़ी चुनौती है? बड़ी चुनौती है और सरकार ने तैयारी की है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जितनी तैयारी आपने बताई, जितनी तैयारी हो गई है, पेपर लीक तो इससे पहले हो गया था। पेपर लीक जहां हुआ है उसके बाद की तैयारी है ये सारी। तो सही बात। क्या पेपर सेंटर में लीक हुआ था क्या? पेपर लीक तो कहां हुआ था उसकी तैयारी मुझे नहीं समझ में आई है कि वो कैसे हो रहा है। असली मसला तो वो है भाई, ये जो सारी की मुझे तो लग ही नहीं रहा क्या वहां पर बच्चे लोग कॉपी कर रहे थे एक दूसरे के, ऐसा लीक हुआ था या किसी सेंटर पर लीक हुआ था। पेपर तो सेंटर पर आने से पहले लीक हुआ था। ये भी वही बात है, जड़ कहाँ है बीमारी की। अब कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा। मतलब हो सकता है ये सब ठीक है, इसकी भी जरूरत होगी कि करना चाहिए, लेकिन ये अपनी केवल इमेज मेकिंग प्रोसेस है। पेपर तो लीक यहां हुआ ही नहीं प्रभु, जहां पर आप इसको चेक कर रहे हो। पेपर लीक तो वहां हो गया था जहां से आप जांच तैयारियां शुरू कर रहे हो ये सुरक्षा की, बिल्कुल उससे पहले हो गया था। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आज उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, उतना भरोसा रहेगा कि नहीं रहेगा। मुझे लगता है ये भी ठीक है, तैयारी ऐसी भी करनी चाहिए कि आगे ना हो कि केवल सर एक सिर्फ चीज, क्योंकि आप ये जो कह रहे हैं वो एकदम दुरुस्त बात है कि पेपर कहाँ लीक हुआ, लेकिन इस बार की परीक्षा में पेपर जहां लीक हुआ उसका भी बंदोबस्त हुआ। हाँ, मैं वो कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। ये जानना जरूरी। ये तो ठीक है कि ये इतने कड़े, ये भी ठीक है, इसका भी तो मैं, ये भी जरूरी है। टेलीग्राम को बंद कर दिया। नहीं, टेलीग्राम नहीं, इस बार प्रिंटिंग प्रोसेस से लेकर सारी चीजों में वो सारे इंतजाम किए गए हैं जो लगभग, चूंकि मैं इकोनॉमिक रिपोर्टर रहा हूं तो मुझे ध्यान में है, जो बजट की तैयारी होती है इस बार ये पेपर की प्रिंटिंग और उसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया है। तो मतलब वो इस बार बहुत सीरियसनेस है, और चूंकि पीएमओ खुद इसको मॉनिटर कर रहा है, ये कहा जा सकता है कि ये जो कड़ाई, ये जो एक लेंथी प्रोसेस है उसमें कितना होगा। ठीक बात है, कई बार ये लगता है कि इसकी जरूरत है कि नहीं, लेकिन जितने आजकल इनोवेटिव तरीके से नकल होती है, सेंटर पर जिस तरह की नकल होती है, जिस तरह से डिवाइसेज के जरिए नकल होती है, जिस तरह से वहां सॉल्वर बैठते हैं, तो उस सब में इसकी भी बड़ी जरूरत है। और मुझे लगता है कि पूरी गंभीरता से इस बार सरकार ने इसको ठीक किया जाए। कह रहा हूं कि इसमें मैं कह नहीं रहा, ये ठीक है, ऐसा भी करना चाहिए, लेकिन क्या वो जहां हुआ था उसके बंदोबस्त ठीक से किए गए? आप जो कह रहे हैं ना, उसका एक उदाहरण मैं दे देती हूँ। नीट परीक्षा में टेक्निकल गड़बड़ी को लेकर सियासी पारा चढ़ गया। नागपुर के एक छात्र को गलती से अबू धाबी में एग्जाम सेंटर अलॉट हो गया था। छात्र की शिकायत के बाद एनटीए ने तुरंत एक्शन ले लिया। हालांकि छात्र को नागपुर में सेंटर मिल गया है, लेकिन राहुल गांधी ने अब इस पर हल्ला बोल दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आखिर ऐसा हुआ भी कैसे? कल किसी भी छात्र को सेंटर तक ना पहुंच पाने की शिकायत नहीं होनी चाहिए। एनटीए असल में देश के बच्चों और उनके माता पिता का सिर्फ धीरज टेस्ट कर रहा है। आपको बता दें कि इस खामी को लेकर एनटीए ने इस खामी को दुरुस्त करने की बात भी कही है, लेकिन इतने तमाम इंतजामों के बावजूद भी एक और गलती एनटीए से हो तो गई। आबू धाबी अगर सेंटर मिल गया तो फिर तो पूछेंगे ना, भाई आपने क्या तैयारी की थी? कहीं ना कहीं कोई चूक तो आपसे फिर हो ही गई। और फिर ये कहा जाएगा कि नहीं, इतना बड़ा काम है तो कुछ हो ही जाता है, क्योंकि रोज ही होता है। इलेक्शन में भी ऐसे ही बताया गया, इलेक्टोरल रोल्स में भी ऐसा ही बताया गया। और यहाँ भी एक बात जोड़ दूं, यहाँ पर भी जो लोग जिम्मेदार थे, जिसकी मतलब बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो अभी उसी पद पर बैठे हुए हैं।